अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक पे शरीक गुफ्तगू हैं जनाब गुलाम रसूल आखुंद साहब। गुलाम रसूल आखुंद साहब इंजीनियर हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध के प्रोविंस में पावर सेक्टर जो है उनमें एक वसी तजुर्बा रखते हैं। आप जीएम की पोजीशन तक गए और उसके बाद रिटायर हुए। सिंध के जो पावर हाउसेज हैं उनमें काम करने का आखुंद साहब को एक वसी तजुर्बा है। आज हम आखुंद साहब के तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए कोशिश ये करेंगे कि सिंध का जो पावर प्रोफाइल है उसको ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हमारे पास आजकल बिजली का निज़ाम कैसे चल रहा है और दुनिया जहान में जहाँ पे स्मार्ट और एफिशिएंट सिस्टम चलता है वो सिस्टम्स क्या है और हमारे पास सिस्टम जो है वो किस तरह चल रहा है, एक कंपैरिजन की भी शायद ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे पावर हाउसेज जो हैं वो कोल पे चले गए हैं, कोल फायर पावर हाउसेज हो गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांजिशन है, इसके क्या असरात हैं, ये भी हम आखुंद साहब से समझने की कोशिश करेंगे। आखुंद साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मेहरबानी सर, मेहरबानी आपकी। मैं ये चाहूँगा आखुंद साहब के हमारे साथ ये शेयर करें ब्रीफली कि सिंध में पब्लिक सेक्टर में जो पावर हाउसेज हैं वो कितने हैं और इस वक्त उनका स्टेटस क्या है? जी सर, सिंध में जो पावर हाउसेस हैं उनको आमतौर पर आपको पता है 98 में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनी थी उसमें पावर हाउसेस के अलग बने थे जिनको जेनकोस कहा जाता है। जेनको 1, जेनको 2 और पावर जनरेशन कंपनी है। जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3 एंड जेनको 4। जेनको 1, जेनको 2 और जेनको 4 ये हमारे सिंध में है। जेनको 1 है उसको जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड कहते हैं। जेनको 2 जो है वो गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं और सेंट्रल पावर स्टेशन भी उसको कहते हैं। और तीसरा है लाखड़ा, जो जेनको 4 जिसको हम कहते हैं, जो कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। ये तीनों हैं जो थर्मल पावर स्टेशन है ज़्यादातर ये। और ये सरकारी जो है इदारों के अंदर यही आते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जामशोरो, गुड्डू, लाखड़ा, जी जी जी, 1, 2 और 4 ये जेनको जो है वो सिंध जेनको में है। जी 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 ओके, जी। अच्छा, ये इनकी जो है वो इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है और इस जी वक्त इनकी सेहत क्या है, अगर आपको मैं कहूँ, क्योंकि आप सबको जानते हैं, जी वन बाय जी वन जी हमारे साथ शेयर करें कि जी इनकी जी कोई असेसमेंट है आपके पास के हेल्थ जी। वाइज, टेक्निकली हाउ साउंड दे आर? ओके, गुड। इस तरह के जेनको 1 जो जामशोरो है उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो थी 850 मेगावाट। यानी उसमें 4 मशीनें लगी हुई थी, 3 चाइनीज की मशीनें लगी हुई थी, एक जापानीज की मशीन लगी हुई थी। नंबर 1 यूनिट है वो 250 का था, बाकी जो 3 यूनिट थे वो 210 मेगावाट के थे। तो टोटल मिलाकर कोई ये 850 बनते थे। 200 मेगावाट 210 कहते थे लेकिन है 200 मेगावाट के। तो ये तकरीबन 850 इंस्टॉल कैपेसिटी थी। उसके बाद इसमें जो ड्यूरेशन शुरू हो गई, उसमें जो कमी बेशी शुरू हो गई, तो इस वक्त जो उसकी है वो तकरीबन 650 है। 850 की जगह 650 इस वक्त राइट नाउ है। ये है हमारी जेनको 1 की। और जेनको 1 में कोटरी भी आ जाता है। कोटरी में भी हमारे पास कोई 4 गैस टर्बाइन लगी हुई है 100 मेगावाट की, और एक 44 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल का थर्मल पावर प्लांट भी लगा हुआ है। तो उसकी भी टोटल कैपेसिटी तो वैसे इंस्टॉल तो 144 बनती है, लेकिन अब वो तकरीबन 108 के करीब दे सकता है इस वक्त भी। तो ये हुआ जेनको 1। अच्छा, अब हम जेनको 2 की तरफ आते हैं तो उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तकरीबन 1402 है, 1402 मेगावाट। लेकिन फिर वो मशीनों को हादसात भी वहाँ हुए, कुछ मशीनें डैमेज भी हो गई और डीरेटेड कैपेसिटी उसकी बहुत कम हो गई। कुछ मशीनें, कोई 4 मशीनें तो रिटायर हो गई, मतलब वो अभी चलाने के काबिल नहीं रहे।
तो इस वक्त अगर वो कोई दे सकता है तो 1100 मेगावाट से ज्यादा नहीं दे सकता, 1160 1170 इसके करीब। लेकिन अगर उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए तो 1500-1600 मेगावाट वो दे सकता है। अगर उसके जो यूनिट्स खराब हैं उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए तो ये इतना हमें इस वक्त भी दे सकता है। जहां तक लाखड़ा है, रिहेबिलिटेशन की जाए तो इसका रिहेबिलिटेशन की जाए तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उससे भी हाँ, ऊपर जाया जा सकता है, क्योंकि नहीं 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 14 नहीं 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 नहीं, इंस्टॉल कैपेसिटी तो को टोटल है 2400 मेगावाट, 24। ठीक है ना। ओके हाँ, ओके। लेकिन इस वक्त जो दे रहा है वो तकरीबन कोई 1000 या 1100 के या 1150 के करीब दे रहा है इस वक्त। ओके लेकिन अगर ठीक। उसकी कोई मेंटेनेंस की जाए, उनकी जो मशीनों की जो डैमेज्ड हैं, तो फिर ये हमें 1500 तक भी दे सकता है मेगावाट। अच्छा हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ दी गैस की, वो गैस पे ज़्यादातर चलते हैं, और गैस टरबाइन तो गैस पे ही चलती हैं। जो थर्मल यूनिट्स हैं वो ऑयल पे भी चल सकते हैं, गैस पे भी चल सकते हैं। तो हमें फिलहाल तो वहाँ जो गैस फील्ड है, माड़ी है, कंदकोट है, वहीं से गैस गैस लेके उसी को ही वो चला रहे हैं जी। और तीसरा जो लाखड़ा के, जो मैं बता रहा हूँ, कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, वो अब बंद हो गया है। वो 150 मेगावाट की 3 मशीनें थी, जो यूँ समझ ले कि ये टेक्नोलॉजी फेल्यूर भी इसको कह सकते हैं हम, और वर्कमैनशिप भी उसकी पुअर थी, और शायद डिज़ाइन भी ठीक नहीं था। तो इस वजह से ये लाखड़ा एक्चुअली फेल हो गया। अच्छा अनफॉर्चुनेटली मैं इस तरह कहूँ कि कभी भी 3 मशीनें 1 महीने से ज़्यादा कभी नहीं चली, तीनों मशीन एक साथ। यानी इवन चाइनीज के पीरियड में भी ये हुआ। तो आखिर में तो एक ही मशीन चलती थी, फिर 2 मशीनों भी वापडा, हम सब ने कोशिश करके वापडा ने 2 मशीनें चलाने की भी कोशिश की। लेकिन मैंने बताया कि क्योंकि वो फेल्यूर था, टेक्नोलॉजिकल फेल्यूर तो ऑलरेडी था, इस वजह से वो फिर नहीं चल सका, अब उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन वो सस्ता यूनिट बिल्कुल बनाता था। तो अभी भी अगर उसको कोई संभालने वाला हो तो अभी भी उसमें पोटेंशियल है, उसकी कोई रिहेबिलिटेशन की जाए तो बहुत अच्छा चल सकता है। मुझे याद है कि एक दफ़ा प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग आए थे उसको उसकी रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में और ऑन करने के सिलसिले में। अच्छा तो वो यही कि वो कोरियन कोई टीम थी, और उसने कहा था कि वी कैन रन इट, हम उसको चला सकते हैं, और बस थोड़ी सी इसमें पैसा खर्च होगा। तो जाती तौर पर मैंने भी एक प्रपोजल दी थी वापडा वालों को कि भाई आप मुझे इतने सारे पैसे दें, मैं आपको ये पैसे जो आप खर्च करेंगे आपको 6 महीने के अंदर अंदर वापस लौटा दूंगा। ये पूरी फिजिबिलिटी बना के मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ एज ए सीईओ। तो लेकिन चूंकि वो फिर नहीं बात बन सकी, तो उसके आगे फिर इस पे काम नहीं हो सका, तो लाखड़ा इस वक्त बंद है ओके। अच्छा जी। जो ये डेटा जो हमारे साथ इस वक्त हमारे पास है आकुल साहब, तो जी जी ये जो जेनको 1 2 4 जो है, ये जो पावर हाउसेज हमारे पास है, इनकी जी जी। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है हाँ, 3544 मेगावाट्स। एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली जी जी। और इस वक्त जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं 1858, यानी तकरीबन 58। तकरीबन तो इतना ही है। तकरीबन तकरीबन कोई सब लिटिल लिटिल लेस देन इज अराउंड 50% कैपेसिटी जो है वो हम गंवा जी, चुके हैं, स्टॉक राइट, कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। रीजंस रीजंस क्या है, मेजर रीजन क्या है कि हम आधी की आधी कैपेसिटी जो है वो लूज कर चुके हैं? जी, देखें, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा फर्क है। अब आप प्राइवेट सेक्टर के जो पावर प्लांट देखें तो वो उनको 20-25 साल हो गए, लेकिन वो डी रेट हो ही नहीं रहे। अब हपको का मिसाल ले लें, 1200 मेगावाट है, तकरीबन उतना ही दे रहा है। और उसी टाइम के आसपास हमारा जैम जामशोरो भी लगा, और दूसरे भी लगे, तो वो भी डी रेट हो गए। अब जो जैन को वन के मैं बात बता रहा हूँ कि एक तो पता नहीं कहना चाहिए ना कि हमें जो भी इक्विपमेंट मिले उनकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा और हाँ, और जहाँ तक मुझे याद है कि जो 3 यूनिट चाइनीज देंगे, तो एक के तो कैश लिए, एक जो है वो लोन पे दिया, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो उस वजह से भी ये मसले आ गए थे। और दूसरी है कि मेंटेनेंस पे हम उस पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा खर्च नहीं करते।
पैसे, जबकि प्राइवेट सेक्टर में मेंटेनेंस पे बहुत खर्च करते हैं। और दूसरा ये कि अगर मेंटेनेंस शेड्यूल्ड है तो वो भी हमें टाइम नहीं मिलता था कि भाई आप अभी मत करें क्योंकि अभी पावर की डिमांड है, चलाते रहें। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की वजह है कि प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो टाइम पे नहीं हुई। इसी वजह से भी मसाइल का सामना पड़ा। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पर बेशक रहे, तो इस तरह के मसाइल आते रहे हैं। मैं तो उसको मेंटेनेंस ही कहूँगा, और तो कुछ भी नहीं है कि मेंटेनेंस कोई अच्छी नहीं हुई या उसमें और भी कोई मसाइल आ गए कि आपको पता है पब्लिक सेक्टर में फिर वो इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं। लोग अगर स्पेयर्स खरीदें ये वो, तो टाइम पे कभी स्पेयर भी नहीं मिलते थे, तो उस पर फिर वो इंक्वायरियाँ कि ये क्यों आया। और क्योंकि ज़्यादातर ऑडिट जो लोग हैं वो नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो बातों को समझते नहीं हैं, तो फिर लोग थोड़े से डर जाते हैं कि अगर हम काम करेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो इसलिए सबसे बेहतर वही बंदा है जो चुपचाप बैठा रहे, काम ना करे, काम बस काम ड्यूटी करते का हैं। आता रहे। तो पब्लिक सेक्टर का ये बड़ा मसला है। दिस ओके, इज ट्रू। तो पर इसमें इसमें एक जी। चीज जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसका पॉलिटिकल साइड, लेकिन नेचुरली कुछ चीज होता है। हम्म। ये जो पावर हाउसेस जो है, इनकी बुरी हालत जो है किन सालों में ज्यादा हुई है? कैन यू रिकॉल इट? मैं समझता हूं कि इनकी अब शुरू के ही दिनों में, यानी नेक्स्ट जो 5 इयर्स आए उसी में ओके। उनकी ड्यूरेशन शुरू हो गई। उनकी इंस्टॉलेशन के अच्छा। बाद ही से ना तकरीबन 4-5 साल तो वो बहुत ठीक ठाक चलते रहे, मेंटेनेंस भी होती रही, नए थे, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल थे, और जो प्रोजेक्ट के जो लेफ्ट ओवर के जो स्पेयर पार्ट्स थे वो भी काफी तादाद में मौजूद थे। कोई चीज खराब हो जाती तो फौरन रिप्लेसमेंट भी हो जाती थी। तो इस वजह से वो पहले तो 4-5 साल बहुत अच्छे थे, फिर आस्ता आस्ता ड्यूरेशन शुरू हो गई। और फिर वही जो मसाइल मैंने आपको बताया, इस वजह से फिर मेंटेनेंस में भी, और मेंटेनेंस का टाइम भी नहीं मिलता था कभी कभी बंद करने का। और दूसरा क्वालिटी अच्छा। की भी अपनी जगह पर अहमियत रही है। अनवांटेड शटडाउन अचानक हो जाते थे, फॉल्स शटडाउन हो जाते थे, फॉल्स ट्रिपिंग हो जाती थी। तो और वो उसके इक्विपमेंट की क्वालिटी की वजह से फॉल्स ओके। ट्रिपिंग हो जाती थी, यानी ट्रिप यानी को फॉल्ट नहीं आया लेकिन फिर भी किसी इक्विपमेंट की माल फंक्शन की वजह से मशीन ट्रिप हो गई। फिर एक हफ्ता रुको, उसको तैयार करो, चेंज करो, ये करो। तो इस किस्म के मसाइल बहुत आए वहां पर। पर आकुन साहब, बीइंग एन इंजीनियर, आई मीन, Right. आपका जो परसेप्शन है कि यू आर कंसीडर्ड टू बी अ गुड इंजीनियर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, और थैंक यू। आपको पता है कि मशीनें किस तरह है। इंजीनियर को जरा कुछ ज्यादा ज्यादा पता होता है, एक एडवांटेज होता है। क्या जो पावर हमारे पास लगे, इसका इक्विपमेंट ज़ाहिर है कि हम लोग तो नहीं बनाते, दुनिया जहान से आता है मुख्तलिफ। जी जी अब जी जी। जैसे सारी चीजें चाइना से आ रही है। जी। टेक्नोलॉजी वाइज ये जो पावर हाउसेस की टेक्नोलॉजी थी जिस वक्त हम लगा रहे थे, हम्म। वो उस फर्स्ट क्लास किस्म की टेक्नोलॉजी थी, सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास थी, क्योंकि जब आपके पास नया पावर हाउस आए और हाँ देखते देखते चंद सालों में उसमें हाँ। ऐसे फॉल्ट आना शुरू हो जाए कि इंजीनियर भी दंग हो रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। वाज जी जी। दैट सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, या हाँ। हमारे इंजीनियर्स की कैपेसिटी नहीं थी? दूसरी चीजों पे बाद में आते हैं। अब जी आपका जी। ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, आप तजुर्बे के लिहाज से? जनाब, आपने चूंकि ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा पूछा है, तो सबसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी यूं समझो कि थर्ड क्लास आई थी हमारे पास। आमतौर पर सुना ये गया है, मैं चाइना भी गया हूँ, वहाँ के जो पावर हाउसेस देखे हैं, तो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स या कंट्रोल सिस्टम्स है, जैसे थ्री गॉर्जस उनका डैम है या क्या है, तो मैंने देखा कि यूरोपियन या अमेरिकन सिस्टम उनमें लगे हुए हैं, उनके अपने नहीं है। हमारे यहाँ उन्होंने तजुर्बे करके अपने ही सिस्टम लगाए जिनकी क्वालिटी बहुत लो थी। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हम ऐसा भी करते थे कि अचानक ट्रिप हो गई, को पता चला कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खराब हो गया है, हम लगाते, और यूं भी हुआ कि दूसरे दिन ही वो दोबारा खराब हो गया, वही खराब है। और फिर कभी कभी तो चलता तो महीनों चलता, और कभी सालों चलता, कभी तो ये कि 2 दिन भी नहीं चलता। तो ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर में इसको, खासतौर पे चाइनीज जो है, उन्होंने, आई एम सॉरी, चाइनीज के और भी बहुत सारे प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो क्वालिटी दी गई है जो खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत अच्छी दी गई है। तो मैंने सुना था, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग,
कि वो उनके पास क्वालिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं अपनी नंबर 1 प्रोडक्ट के, नंबर 1 ग्रेड प्रोडक्ट के उनके क्वालिटी। और हम जब अपने जो ऑर्डर देते हैं उनको, या किसी मशीन का या किसी पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट का, तो वो हमें फर्स्ट क्वालिटी का दिखाते हैं सर्टिफिकेट कि हमारी जो कंपनी है इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी का ये सर्टिफिकेट मौजूद है। लेकिन उसी कंपनी के पे जो सेकेंड और थर्ड जो किस्म के जो इक्विपमेंट होते हैं वही हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू से इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू। दिस इज व्हाट आई थिंक इज। एक चीज तो जाहिर है कि जो परचेजर्स है, जो हम हैं, उनकी तरफ हमारे पास है। इसका मतलब है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो आई वो सेकंड थर्ड क्लास आई, तो उसका ये मैं सिर्फ चाइनीज के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन बाकी ममालिक से आई है जी। लेकिन दावशोरों के प्लांट तो जापानीज प्लांट से, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास सीमेंस के भी प्लांट है, हमारे पास जापानीज के भी प्लांट है, हमारे पास तो रशियन प्लांट भी है गुड्डू में, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें कोई सीमेंस बहुत अच्छी कंपनी, जी बहुत अच्छी कंपनी, अमेरिकन कंपनी है और उसके बहुत अच्छे। हमें अगर किसी थोड़ी बहुत जो शिकायत है टेक्नोलॉजिकली, वो भी पब्लिक सेक्टर में, वो चाइनीज है, वो भी पब्लिक सेक्टर में, वो भी पब्लिक सेक्टर। मतलब कि हमारे पास इस वक्त एंड ऑफ टुडे आज जो हम देख रहे हैं कि चाइनीज पावर प्लांट हो, जापानीज पावर प्लांट हो, अमेरिकन हो या रशियन हो, सारे पावर प्लांट्स अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी से आधे तक आके पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे वाले एंड पे जो मेंटेनेंस साइड है उसमें जाहिर है कि अच्छे इंजीनियर्स की बात भी है, पैसा खर्च करने की बात है, तो उसमें आधा कसूर अपना है, ये मान लेना। देखिए, आधा कसूर आप कह सकते हैं इन अ वे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जापानीज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई क्वालिटी वाइज टेक्नोलॉजी है तो वो जापानीज है। वो महंगी जरूर है, लेकिन जो आपको वो चीज देते हैं तो वो सालों साल चलती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैं जापानीज अब जो जापानीज यूनिट्स में जो ड्यूरेशन हुई है, ये मिसाल के तौर पर हमारे जो जामशोर में, उसकी वजह जो जापानीज बताते हैं, ये बताते हैं कि हमें वो ऑयल फायर्ड है, तो वो गैस फायर्ड नहीं है पावर प्लांट। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक एडिटिव मिला दें, एक केमिकल है, वो भी आप जो रेजिडुअल ऑयल है उसमें वो केमिकल मिला के फिर आप इस्तेमाल करें। अच्छा, वो केमिकल भी जापान से आता था और वो बहुत महंगा पड़ता था हमें पाकिस्तान को। इसकी बजाय हमने जो है लोकल फर्मों से जो है वो एडिटिव मंगा के इस्तेमाल किए। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ गई कि वो फिर सही काम नहीं करा, उसका जो सिस्टम था वो फिर चोक भी हो जाता था, तो वो फिर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो हाँ, तो ये तो खैर बहुत इक्विपमेंट की तो लिस्ट लंबी है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती थी, लेकिन एक जनरली एक मैं बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से वो फुल इफिशिएंसी पे भी काम नहीं करता था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह मशीनें 19-20 फर्क से जाहिर है कि उसी मुल्कों में आती है, पब्लिक सेक्टर जो है वो उसके पावर हाउसेज भी वही मशीनें इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जो है वही मशीनें इस्तेमाल करता है। चाइना से आई, जहां जहां से भी अच्छी मशीनें आती है। तो आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे खर्च करता है, पब्लिक सेक्टर में कम पैसे होते हैं। एक कोई हमारे कोई रेशियो है कि आप इतने यूनिट्स पे उसका मेंटेनेंस साइड जो है वो इतना है, कुछ कोई फार्मूला है, कुछ किस तरह करते हैं या सिर्फ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड? जी, मैं अर्ज करूं कि एक जनरल एक रूल है कि जो भी यूनिट कास्ट है, मिसाल के तौर पर किसी मशीन की यूनिट कास्ट KWH कास्ट 10 रुपए आती है, तो उसमें तकरीबन 9 रुपए तो सिर्फ फ्यूल कास्ट होती है, सिर्फ 9 रुपए, ठीक है ना। और बाकी 1 रुपया जो है सिर्फ वो हम मेंटेनेंस, तनख्वाहें, इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट, वो उस पर खर्च करते हैं, यानी 90% तो सिर्फ फ्यूल की कास्ट है। अच्छा, हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर में हम कोई जो खर्च करते हैं कि 0.5% से भी कम खर्च करते हैं मेंटेनेंस पे, यानी किलोवाट आवर पर यूनिट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि
प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 5 टाइम्स ज्यादा खर्च करते हैं वो लोग। यानी अगर कोई चीज, हम तो ब्रेक डाउन पे मेंटेनेंस करते हैं कि कोई चीज खराब हो गई है, यानी जो हमारा, हालांकि ये रूल नहीं है लेकिन आम जो प्रैक्टिस है कि कोई बेयरिंग टूट गया या कुछ हो गया, टूटने के बाद हम उसको बंद करके फिर रिप्लेस करके चलाते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। उसका 1000 आवर्स टाइम हो गया किसी भी इक्विपमेंट का, या जो भी उसका डेजिग्नेटेड जो टाइम होता है उनका कि इतने आवर्स के बाद अब उसको चेंज करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले देर नहीं करते, वो फिर चेंज कर देते हैं, तो दूसरा उनको टाइम भी मिल जाता है। आपके पास जो मॉड्यूल है, जो आपके पास तरीकेकार है मशीन को मेंटेन करने का, व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी बाय द कंपनी, उसको प्राइवेट सेक्टर फॉलो करता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। हम लोग शायद मैनुअल साइड में रखते होंगे, या तो हमारे पास पैसों का रोना तो हमेशा रहता ही रहता है। लेकिन अब जो है, जो प्रैक्टिकल हमारे पास सूरत-हाल है, वो ये है कि जो 50% जो कैपेसिटी जो है, वो तो हम गवा चुके हैं। अगर ये 50% कैपेसिटी हमारे पास हो, तो बिजली के सिलसिले में हम जो रोना रो रहे होते हैं, वो शायद नहीं रोते। तो इसका मतलब है कि सिंध के अंदर, देखिए, सिंध के जो पावर हाउसेज हैं, उनको अगर जेन्युइनली मेंटेन किया जाए, तो सिंध की कैपेसिटी से ज्यादा बिजली सिंध के पावर हाउसेज जो है वो बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, कराची के अलावा, कराची में तो के इलेक्ट्रिक ऑपरेट करती है। अब जैसे हमारे हेप्सको और सेप्को हैं जो रेस्ट ऑफ द सिंध को कंट्रोल करते हैं पावर हाउस के हिसाब से। तो जैसे मिसाल के तौर पर आज से 4-5 दिन पहले जो सेप्को की डिमांड थी तकरीबन कोई 650 मेगावाट थी, और उसको मिले हैं 590 मेगावाट, ये है सेप्को की। और इसी तरह हैदराबाद की डिमांड कोई 850 मेगावाट है, और उसको मिले हैं 790 मिले हैं, उसको 790 मेगावाट मिले हैं। लेकिन ये जो डिमांड है 850 की, ये उसमें शेड्यूल्ड जिसे कहते हैं कि लोड शेडिंग भी इंक्लूड है। अगर बिल्कुल लोड शेडिंग ना भी करें तो तकरीबन मेरा अंदाजा है कि कोई 900 950 अगर मेगावाट मिल जाए तो शायद लोड शेडिंग की भी जरूरत ना पड़े। तो ये शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि ये जो हमारे मौजूदा पावर हाउस हैं, खासतौर पर ये सब महंगी बिजली भी पैदा करते हैं। अब थर्मल जो है, अगर उसको रेजिडुअल ऑयल पे चलाएं तो वो 15-16 रुपए तक यूनिट जाके बनता है, 16-17, और डीजल पे तो 34-35, गैस पे कोई 10-11 के करीब, वो डिपेंड करता है का कॉस्ट ऑफ दी फ्यूल क्या है। तो ये भी सब कुछ उसमें जो है वो कंसीडर करना पड़ता है। अब अगर हम मेरिट लिस्ट देखें जिसमें हमारा जाम शोरो, ये बहुत ही नीचे है सब। अब यानी कोई 34 या 35वें नंबर पर आते हैं, यानी कास्ट के हिसाब से, कास्ट पर यूनिट के हिसाब से। जाम शोरो की बात बता रहा हूँ, या गुड्डू में, या इस तरह की। सिर्फ जो कंबाइंड साइकिल है जो गैस पे चलते हैं वो पहले में आ जाते हैं। लेकिन हमारा लाखड़ा जो है, लाखड़ा नहीं, सॉरी, थर जो है, थर कोल पावर प्रोजेक्ट, वो सिर्फ तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि वहां थोड़ी सी सस्ती बिजली पैदा होती है कंपेरेटिव। तकरीबन कोई 3.25 रुपए में यूनिट बन जाता है, लेकिन वो कैपेसिटी चार्जेस की वजह से कोई 7-8 सेंट में वो सेल करते हैं। जी। अब हम लोग जो कोयले की तरफ मूव हुए हैं, जाहिर है कि लाखड़ा जो है वो दैट वाज द वेरी फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट जिसको हमने वो किया, वो बंद पड़ा है। लाखड़ा का बंद होना हमारे तजुर्बे की कमी थी या हमारी माल प्रैक्टिसेस थी? क्या था कि लाखड़ा बंद हुआ? क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, और उसके बाद कंटिन्यूसली हम कोयले पे गए हैं अभी तक, यानी थर में भी है अभी। जी। क्या था जी अर्ज ये है कि जो लाखड़ा का कोयला है उसमें सल्फर बहुत ज्यादा है, और उसकी जो हीट वैल्यू है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बहरहाल बुरी भी नहीं है। तो उसके लिए ना सल्फर की वजह से तकरीबन सल्फर भी कोई 2% ले लेकर 7% तक उसमें अवेलेबल है मुख्तलिफ जगहों पे। तो उसके लिए स्पेशल जो टेक्नोलॉजी थी वो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, जैसे FBC हम कहते हैं, उसके बॉयलर उसी हिसाब से उसका डिजाइन किया गया था। डिजाइन तो किसी यूरोपियन कंपनी से लिया गया था, अमेरिकन कंपनी से लिया गया था, बेबकॉक विलकॉक से या किसी और कंपनी से, ये चाइना ने लिया था।
लेकिन चाइना वालों का भी ये शायद पहला तजुर्बा था, तो उस कंपनी का खास तौर पर, तो उन्होंने फैब्रिकेशन भी कुछ सही नहीं की, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल सिस्टम सारा अपना लगाया जो बहुत लो क्वालिटी का था। तो मैंने कहा ना कि चाइनीज खुद जब तक वो मौजूद थे तब तक भी वो 3 मशीनें या 3 एक एक महीने से ज्यादा भी नहीं चला सके थे। यानी ये उनकी टेक्नोलॉजी की हालत थी कि वो खुद जो मैन्युफैक्चरर एक तरह से कह लें या प्रोजेक्ट जो मालिक थे वो भी नहीं चला सके। ये थी फेल्यूर, उसको तो मैं यानी टेक्नोलॉजिकल फेल्यूर ही कहूंगा। तो और उनकी वर्कमैनशिप भी अच्छी नहीं थी, उनका इस फील्ड में ज्यादा अच्छा तजुर्बा भी नहीं था। वो तो उन्होंने उधर से ले लेके ट्रेनिंग करके और चाइनीज चलाते रहे, लेकिन ज्यादा अरसे वो भी इसको, फिर 1 महीने के बाद मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2 ही मशीनें चलती रही इनके इंस्टॉलेशन के फौरन बाद में बात बता रहा हूँ। तो ये मसला था, तो इस वजह से वन लास्ट क्वेश्चन आकुल साहब के अब हम कोयले पे गए हैं, जा रहे हैं, सारी दुनिया कोयले से भाग रही है, लेकिन हम जो हमारा जो लव अफेयर है कोयले से वो अभी तक मौजूद है। डू यू सपोर्ट दिस पॉलिसी? और दूसरा ये है कि ये ट्रांजिशन जो है इसके नताइज क्या है इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली? राइट। अब देखें जो थर्मे जो पावर प्लांट लगे हैं वो जीई के शायद लगे जहां तक मेरी मालूमात है, और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की है वो एफबीसी नहीं, वो सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेस कंबशन सिस्टम है, ये जो बॉयलर उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो और वो भी इसी वजह से कि थर के जो कोयला है उसमें मॉइस्चर कुछ ज्यादा है, उस वजह से वो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन भी नहीं हो सकी, अलबत्ता सरफेस का गैसिफिकेशन हो सकती थी। मौजूदा टेक्नोलॉजी हालत में जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही है जिसमें उसकी 37% एफिशिएंसी है कोयले की, ये ज्यादा वक्त नहीं चलेगा। मैं आज लिख कर दे, क्योंकि फिर जो पोल्यूशन के जो मसाइल वहां पर आ रहे हैं, खासतौर पर सॉक्स नॉक्स और कॉक्स और वो मर्क्यूरी, तो उस पर तो बल्कि किसी ने लिखा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कोई 30,000 लोग जो है 30 साल में सिर्फ इसकी पोल्यूशन की वजह से भी मारे जा सकते हैं, यानी उनकी डेथ हो सकती है, और अस्थमा और किस्म की बीमारियां ये भी फैल सकती है। तो इस थर्मल पावर स्टेशन में खासतौर पर जो सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड, ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि 1200 मेगावाट के बाद कोई भी इस अल्लो नहीं करेगा, कोई भी हमें दुनिया का बैंक हमें लोन नहीं देगा। मैं एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक की बात, हो सकता है चाइनीज कुछ कर लें, बाकी और भी कोई भी हमें लोन नहीं देगा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन। दूसरी बात यह है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी जिस वक्त हम इस्तेमाल करें इसके कोई फ्यूचर नहीं है। अलबत्ता कोयले की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। मिसाल के तौर पर आप उसको गैसिफिकेशन करें, आपको एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, 50-60% गैस पे चलाएंगे, कंबाइंड साइकिल चलाएं। या एक और टेक्नोलॉजी है जो अंडर डेवलप तो नहीं कह सकता हूँ, 200 मेगावाट तक के मशीनें चलती हैं, वो है वाटर कोर स्लैरी। वाटर कोर स्लैरी में क्या होता है कि 30% पानी होता है, 70% कोल होता है, और फिर उस 1% कोई केमिकल डाल के उसको बिल्कुल ऑयल फॉर्म में लेके आते हैं, तकरीबन ऑयल फार्म में हो जाता है। तो उस पे भी ये टेक्नोलॉजी ये एनवायरमेंटल फ्री है, फ्रेंडली है, यानी इसमें कोई एनवायरमेंट का कोई इशू नहीं आता इस टेक्नोलॉजी में। तो मैं समझता हूँ कि इसको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई ऐसी, या उसके उस पे से डीजल निकाल लें, इस तरह भी कोई हो सकता। और बहुत सारी उसके यानी कोल का जो मौजूदा फॉर्म में इस्तेमाल के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम यही कोल अगले 50-60 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजी में या मौजूदा तरीके से हम ये 10-15 साल के बाद हम इनको नहीं चला सकेंगे। तो अभी से आपको काम करना। क्या आप ये समझे कि अब जो ब्लॉक 2 पे एक और पावर हाउस लग रहा है, जी जी, वो शायद आई डोंट नो रियलिटी बन सके नहीं बन सके, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अभी से आवाजें उठना शुरू हुई है कि जी इकोलॉजिकली इस तरह कहें। जी 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 जी, मेरे ख्याल में कि इट्स अ वाइड एंड क्लियर मैसेज। आई होप। आगू साहब, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी।